Assalamualaikum everyone. Hope you all guys are doing well. And our today's topic is from organic chemistry, that is acids and bases. So let's start. Acids और bases के बारे में three major concepts दिए गए थे. Previously Arrhenius acid base concepts, then a new concept by Lorey and Bronsted acid base concept was discussed, and finally the Lewis acid base concept. The most acceptable today is the Lewis acid base concept, but we have to discuss about Arrhenius and Lorey Bronsted. So first of all we have to discuss Arrhenius concept. What is Arrhenius concept about acids and bases? According to Arrhenius concept, any chemical species which gives H positive ions in aqueous solution, उसको हम क्या कहते हैं? एसिड बोलते हैं, एरहीनियस एसिड बोलते हैं. अब इस केस में एरहीनियस कॉन्सेप्ट में हमारे पास एक कंडीशन है कि हमारे पास एक्वस सोल्यूशन जो है वो लाजमी है. अगर कोई एसिड की बात करेगा या बेस की बात करेगा तो उसके लिए एक कंडीशन रख दी गई है जो कि है एक्वस सोल्यूशन. ठीक है. फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं किस तरह से कोई भी स्पीशी जो है वो एसिड या बेस होगी. अगर हमारे पास है HCl, अगर हम उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि कंडीशन ही है कि वो एक्वस सोल्यूशन में ही एसिड या बेसिसिटी शो करेगा, तो इस केस में क्या होता है कि HCl अपना H पॉजिटिव आयन यानी कि प्रोटॉन जो है वो लूज़ कर देता है और साथ नेगेटिव आयन्स में नेगेटिव आयन्स रिलीज़ कर देता है. मींस इसकी आयनाइजेशन हो जाती है वाटर में. तो HCl जो है ये चूंकि H पॉजिटिव आयन दे रहा है एक्वस सोल्यूशन में, तो एरहीनियस की जो उसका डिमांड है वो पूरी हो रही है. एक्वस सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन्स दे रहा है, तो मींस के एरहीनियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक HCl जो है वो एक एसिड है. ठीक है. सिमिलरली HNO3 और H2SO4 की एग्जांपल्स देखें तो वो भी प्रोटॉन्स लूज़ करती हैं और अपने साथ नेगेटिव आयन्स जो हैं वो भी रिलीज़ कर देती हैं. अब ये जो नेगेटिव आयन्स रिलीज़ हो रहे हैं ये सारे क्या हैं? इन एसिड्स की कॉन्जुगेट बेसिस हैं. ठीक है. जितना ज़्यादा ये कॉन्जुगेट बेसिस जो हैं ये स्ट्रॉन्ग होंगी, इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा कोई एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वो ज़्यादा जल्दी से H पॉजिटिव आयन जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज़ करेगा. अब इन तीनों के केसेस में SO4 नेगेटिव आयन जो है, जो कि कॉन्जुगेट बेस है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस है. देन वी हैव NO3 नेगेटिव एंड देन ऑन द लास्ट द क्लोराइड आयन. ठीक है. अब एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कॉन्जुगेट बेसिस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रही है. अब इन तीनों केसेस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है SO4 नेगेटिव. मींस दैट जो H2SO4 है, द किंग ऑफ द एसिड्स, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा अकॉर्डिंग टू एरहीनियस कॉन्सेप्ट. ओके. अगर अब हम देखें कि SO4 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव और क्लोराइड नेगेटिव जो हैं, क्लोराइड आयंस जो हैं, ये सारे ये इनकी स्टेबिलिटी में किस तरह से डिफरेंस आता है और क्यों आता है, तो इसका आंसर हमारे पास ये है कि ये जो SO4 नेगेटिव आयंस हैं इनमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है. ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो हमारे पास इन्वॉल्व हो जाता है SO4 नेगेटिव के दूसरे आयंस के साथ. डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जो होती हैं उनके साथ रेजोनेट करता है. एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये होगा, यानी कि SO4 नेगेटिव के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे जो कि उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं. ठीक है. और दूसरे केस में NO3 नेगेटिव में अगर हम देखें, इस केस में भी नेगेटिव चार्ज जो है ये इसके डबल बॉन्ड्स के साथ छेड़छाड़ करेगा और इसके साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा. लेकिन SO4 नेगेटिव की 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जबकि NO3 नेगेटिव के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं. और जबकि क्लोराइड नेगेटिव आयन जो है उस केस में कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता. ठीक है. अब यही वजह है कि क्लोराइड जो है वो लीस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनता है और SO4 नेगेटिव जो है वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी शो करता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हम कह सकते हैं कि SO4 नेगेटिव जो है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है. यही वजह है कि H2SO4 हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिटी शो करता है. ठीक है. नेक्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे कि बेसिसिटी ऑफ एसिड्स क्या होता है. अब जितने प्रोटॉन्स कोई भी एसिड रिलीज़ करता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या होता है एक्चुअली, वो बेसिसिटी ऑफ एसिड्स कहलाता है. ठीक है. हमारे पास 3 बेसिक एसिड्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ बेसिक एसिड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल मोनोबेसिक एसिड्स, डाई बेसिक एंड ट्राई बेसिक.
इनको नाम किस तरह से दिए गए हैं कि जो एसिड्स एक प्रोटॉन लूज़ करेंगे वो मोनोबेसिक हो जाएंगे, सिमिलरली जो दो प्रोटॉन्स लूज़ करेंगे वो ट्राईबेसिक डाईबेसिक हो जाएंगे, और जिनके पास 3 प्रोटॉन्स होंगे रिलीज़ करने के लिए एक्वस सॉल्यूशन में उनको हम बोलेंगे ट्राईबेसिक एसिड्स। ठीक है, 1, 2 और 3 जो हैं प्रोटॉन्स आयंस डिसोसिएट होते हैं बाय HCl, H2SO4 एंड H3PO4। तो इस बेसिस के ऊपर हमने मोनोबेसिक, डाई और ट्राई बेसिक जो हैं वो एसिड्स को रिकॉग्नाइज किया है। ओके, अब हम इसकी अर्हीनियस के मुताबिक हमने एसिड को समझ लिया, उनकी एसिडिटी बेसिसिटी सब डिस्कस कर लिया। देन हमारे पास है अर्हीनियस के मुताबिक बेस को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया था। बेस को इस तरह से डिफ़ाइन किया गया था कि कोई भी केमिकल स्पीशी जो कि एक्वस सोल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयंस जो है वो प्रोड्यूस करेगी, उसको हम क्या कहेंगे, अर्हीनियस बेस कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल NaOH, ये एक बेस है, ये वाटर के साथ एक्वस सोल्यूशन, क्योंकि हमारे पास उसकी कंडीशन है एक्वस सोल्यूशन वाटर ऐड करेंगे, Na पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे और OH नेगेटिव आयंस बनेंगे। मीन्स के OH नेगेटिव जो था वो रिलीज हो गए, उसकी कंडीशन पूरी हो गई अर्हीनियस की, तो इसलिए ये NaOH जो है ये एक अर्हीनियस बेस हुआ। सिमिलरली फॉर CaOH ट्वाइस, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, कैल्शियम आयंस बनेंगे और हमारे पास 2 OH नेगेटिव आयंस जो हैं वो रिलीज हो जाएंगे। सिमिलरली फॉर AlOH थ्राइस। ठीक है, अब जिस तरह से हमने वहाँ पे कॉन्जुगेट बेसिस पढ़ा था, तो यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड्स। ये वाले जो Na पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव होंगे, ये सारे कॉन्जुगेट बेसिस हो जाएंगे, एसिड्स हो जाएंगे इन बेसिस के। ओके, अब हम देखते हैं कि एसिडिटी ऑफ बेसिस क्या होता है। जिस तरह से हमने बेसिसिटी ऑफ एसिड्स डिस्कस किया, सिमिलरली ऑन दैट बेसिस जितने कोई भी बेस OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेगी एक्वस सोल्यूशन के अंदर, उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिटी होगी उस बेस की। ठीक है, फॉर एग्जांपल NaOH जो है, हमने कहा कि एक OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, 1 हो जाएगी। और AlOH3 जो है वो वाटर के अंदर 3 OH नेगेटिव आयंस रिलीज करता है तो इसकी एसिडिटी क्या है, 3 हो जाएगी। बेसिसिटी ऑफ बेसिस जो है वो कॉन्जुगेट एसिड्स पे डिपेंड करेगी एज वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड, और स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड्स जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस पे डिपेंड करेगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास लॉरे और ब्रॉन्स्टेड का एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इनके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, इन्होंने क्या किस तरह से एसिड और बेस को डिफाइन किया था। लॉरे और ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक एसिड्स क्या हैं, कोई स्पीशीज़ जो कि H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। डिफिनेशन अर्हीनियस वाली है, लेकिन अर्हीनियस की एक कंडीशन थी कि वो एक्वस सोल्यूशन मस्ट था, लेकिन जो लॉरे और ब्रॉन्स्टेड थे उन्होंने वो कंडीशन ख़त्म कर दी थी और सिंपली जो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेंगे वो एसिड्स हो जाएंगे और जो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेंगे वो बेसिस हो जाएंगे। इस तरह इनके एग्जाम्पल्स हो गई HCl, H2SO4, HNO3 एंड वाटर। इसमें भी उसी तरह से दिखाया है कि एसिड होगा वो रिलीज़ करेगा, प्रोटॉन रिलीज़ करेगा और उसके साथ जो है वो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगी। ये कॉन्जुगेट एसिड्स और बेस का कॉन्सेप्ट वही रहा था, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट वही था, लेकिन सिर्फ इसकी जो कंडीशन थी एक्वस सॉल्यूशंस की वो एलिमिनेट हो गई थी। तो बेस को डिफाइन किया, कोई स्पीशीज़ जो कि H पॉजिटिव आयंस को एक्सेप्ट करेंगी उनको हम बेसिस बोल देंगे। ठीक है, अब क्लोराइड आयंस, नेगेटिव आयंस जो हैं उन सब की पॉसिबिलिटी है कि वो H पॉजिटिव आयंस जो है वो एक्सेप्ट करें, तो ये सब क्या हो जाएंगी, बेसिस हो। अब हमारे पास कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो कि बाज़ात एज एन एसिड रिएक्ट कर रही होती हैं और बाज़ात एज अ बेस रिएक्ट कर रही होती हैं, उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक स्पीशीज़। ठीक है, तो एम्फोटेरिक स्पीशीज़ की हम डिफाइन कर सकते हैं एनी केमिकल स्पीशीज दैट कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज अ बेस डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी, एम्फोटेरिक स्पीशीज़ हो जाएंगी। एम्फोटेरिक स्पीशीज़ जो हैं उनमें सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल वाटर की है। अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एज अ बेस काम करेगा, अगर हम उसका बेस के साथ रिएक्टिंग कराते हैं वाटर का तो वो एज एन एसिड रिएक्ट करने की एबिलिटी रखता है, इसलिए इनको हम एम्फोटेरिक स्पीशीज़ बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी 2 और एग्जांपल्स हैं, HS नेगेटिव एंड HSO4 नेगेटिव आयंस। ओके, जो लास्ट वन और मोस्ट रिसेंटली जो कि एक्सेप्टेबल है कॉन्सेप्ट एसिड्स बेसिस का, दैट वाज गिवन बाय लेविस। तो हम देखते हैं कि लेविस कॉन्सेप्ट क्या था। लेविस ने एसिड्स को किस तरह से डिफाइन किया, एनी स्पीशी दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट,
कोई स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो और वो एबिलिटी रखता हो कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। अब पहले जो था वो प्रोटॉन्स की बात हो रही थी, अब इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। और पहले सिंगल प्रोटॉन्स की बात हो रही थी, सिंगल OH नेगेटिव आयंस की बात हो रही थी। यहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल H पॉजिटिव आयन के पास एबिलिटी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली AlCl3, FeCl और BfCl3, ये सारे एलिमेंट्स ये सारे जो कंपाउंड्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब के पास एबिलिटी है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, इनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं BF3, तो इसमें बोरॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है इसके पास, इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है हम डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, AlCl3 के केस में एलुमिनियम को एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसको हम इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो डोनेट कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, लेविस एसिड्स हैं। नेक्स्ट बेस के बारे में उसने डिफाइन किया था कि कोई भी केमिकल स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ठीक है, उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। ऑब्वियसली अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज जो है वो डिवेलप हो जाता है और वो एबिलिटी रखता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके किसी को, और या उसके पास ये भी हो सकता है कि उसके पास लोन पेयर की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो मौजूद हो और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। इन दोनों केसेस की एक ही है कि वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, तो हम उसको क्या कर देंगे, लेविस बेसिस बोल देंगे। फॉर एग्जांपल अमोनिया NH3, OH नेगेटिव, H2O, NH3, ये सारे स्पीशीज़ वो हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिच हैं और वो ये अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें H2O के केस में, हमारे पास वाटर की जो ऑक्सीजन होती है उसके वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होता है। ये AlCl3 जो है ये एक लेविस एसिड है और ये एलुमिनियम इस केस में एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर के तौर पे काम करेगा, एसिड के तौर पे रिएक्ट करेगा, और वाटर जो है यहाँ पे भी बेस के तौर पे रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर एलुमिनियम को दे देगा और एक बॉन्ड डिवेलप कर लेगा। ये जो बॉन्ड इनके दरमियान डिवेलप होता है ये एक्चुअली कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर की ट्रांसफ़र की वजह से बनता है फ्रॉम वन एटम। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्टर और दूसरा डोनर होता है। इस केस में वाटर जो है ये डोनर के तौर पे काम करेगा, एसिड, और AlCl3 जो है ये एक्सेप्टर होगा, बेस के तौर पे काम करेगा। इन दोनों का एक बॉन्ड बन जाएगा दैट इज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट, और इस ओवरऑल प्रोडक्ट को जो बन जाता है उसको हम कहते हैं एडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट जो है लेविस एसिड या बेस का